सीसीएन न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मौजूद हूँ इस वक्त प्रोटेस्ट के केंद्र बिंदु जंतर मंतर पर। साथ में बैनर देख सकते हैं, दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन देश मां चलो जंतर मंतर, पूर्व सैनिकों के मान सम्मान के लिए सदैव संघर्षरत। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 21 दिनों से यहाँ पर पूर्व सैनिकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ओआरओपी, एमएसपी, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन को लेके, और यहाँ पर एक बड़ी कॉल दी गई है। देश भर से सैनिक यहाँ पे मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पे इस वक्त सैनिक मौजूद है। आइए एक बार इनसे बात करते हैं, जानते हैं आज ये जो कॉल है इसका क्या मकसद है। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम, मेरा नाम सीपी सिंह, प्रेसिडेंट दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन। मैं अपने साथियों के साथ आज हम जंतर मंतर पर आए हैं, न्याय के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए। हमारे साथ जो ओआरओपी में विसंगतियां हुई हैं, जो ओआरओपी में कमियां रह गई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था पिछले साल, उसका अभी तक पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट मैनिफेस्टो में भी कहा गया था कि ओआरओपी को लागू किया जाएगा, ओआरओपी 2 को। ओआरओपी 2 जो 1 जुलाई 2019 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लागू है, उसका एरियर 3 महीने के अंदर पूर्व सैनिकों को पेमेंट करना था, वीर नारियों को पेमेंट करना था, वरिष्ठ पूर्व सैनिकों को पेमेंट करना था, जो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। एरियर किसके द्वारा नहीं हो पाया ये अभी तक पेमेंट? ये पूर्व सैनिकों को भुगतान केंद्र सरकार से होना था, पीसीडीए से होना था, जो अभी तक नहीं हो पाया। उसके लिए केंद्र सरकार की खामी है यहाँ पे। केंद्र सरकार को पेमेंट करना था, वो अभी तक नहीं हुआ है। केंद्र सरकार खुद को चौकीदार कहती है और चौकीदारों की ही पेमेंट रोक रखी है। पूर्व सैनिकों ने अपना पूरा जीवन देश की रक्षा करने के लिए, सीमाओं की रक्षा करने के लिए, आकाश की रक्षा करने के लिए, समुद्र की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपना पूरा जीवन देश को कुर्बान किया है। आज वो अपने अधिकारों के लिए जंतर मंतर पर आए हुए हैं। अच्छा सर, 20 तारीख को ये धरने की शुरुआत हुई थी, 20 फरवरी को। आपने क्या सोच के धरने की शुरुआत की थी कि कितने टाइम में हमारी मांगे पूर्ण की जाएगी? हमने 1 साल का इंतजार किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद। अभी तक भी आदेश का पालन नहीं हुआ है। वह आदेश के पालन कराने के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए आज हम जंतर मंतर पर अपने न्याय की गुहार लगाने आए हैं। कितने टाइम तक आपने ठान रखा है बैठने का? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा सर, मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि आप सब लोगों ने 20 से 25 साल देशभक्ति की है, सेना में देश सेवा की है, और आज कभी जब आप कार्यरत थे सेना में, सोचा था कभी कि इस प्रकार से जंतर मंतर पे हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा? जब हम एयरफोर्स में थे, नेवी में थे, आर्मी में थे, हमने 24 घंटे देश की सेवा की, 24 घंटे हमने अपना ड्यूटी किया, और हमें यकीन नहीं था कि हमें अपने न्याय के लिए, अपने हकों के लिए, अपने अधिकार के लिए ऐसे लड़ना पड़ेगा। लेकिन हम लड़ेंगे, लगातार लड़ेंगे। आपने सोचा था कभी कि इस प्रकार से पर रोड पे आके? नहीं, हमने पहले कभी ऐसा सोचा नहीं था। जिस देश के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की है, उनको यहाँ पे आना पड़ रहा है, रोड पे अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये तो हमारे लिए और देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से हमारा ओआरओपी का जो भी पैसा है वो दिया जाए। एक तरफ सरकार अपने आप को चौकीदार कहती है, और जो असल मायने में चौकीदार है वो 21 दिन से इस प्रकार से धूप में, त्योहार के मौसम में धरने पे बैठे हुए हैं। आप लोगों को कैसा महसूस होता है ये धरना? तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये देश के जवानों के साथ नाइंसाफी वाली बात हो रही है। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी उनकी मांगों को मान करके, और जो भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उनको काम करना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी ये धरना प्रदर्शन खत्म हो। हम सरकार के विरोध में नहीं है, लेकिन सरकार से अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, जब ये मैं एक सवाल ये पूछ रहा, जी सर बोले सर। मैडम, मैं ये आप पूछिए पहले क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आप सेना में 20 से 25 साल देशभक्ति, देश सेवा करके आए, तो क्या कभी आपने सोचा था कि इस प्रकार से आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा अपने हकों के लिए? ऐसा तो वैसे हमने कभी पहले नहीं सोचा था कि आके जाके हमें जो है
इस प्रकार से कभी धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है मैडम, अभी आपने एक फिल्म देखी थी कश्मीर द फाइल, उसके बीच में एक डायलॉग था कि सरकार तो तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने अभी OROP 2 में भी लगभग हमें 23,000 करोड़ रुपया दिया। हम ऐसे सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन जो नीचे सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं उनका सबसे बड़ा ये क्राइम है कि उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो पैसे की बांट की, वो बंदर बांट की तरह की। हमारे PVR को यानी सफाई से लेकर हौलदार रैंक तक को कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, नाइसूदा से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक को इनको बिल्कुल नील कर दिया, और कुछ पैसा जो है, ज्यादातर पैसा जो है अधिकारियों में बांट दिया। मेरा बोलने का मतलब है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है 3% अधिकारी हैं सेना में और 97% जो है वो जवान है। जबकि पैसे बांटने की बारी आई तो 87% पैसा जो है वो 87% जो स्ट्रेंथ थी उनको पूरा पैसा दे दिया। 13% जो बचे उसी के लिए सिर्फ थोड़ा सा पैसा दे करके सरकार ने, ये बहुत बड़ा जो सरकार के बीच में जो अधिकारी बैठे हैं, खास करके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या अधिकारी बैठे हैं, उनसे ज्यादा रोष है हमें सरकार के साथ, मोदी के साथ या गवर्नमेंट भारत सरकार के साथ। क्योंकि भारत सरकार में इतना अच्छा सिस्टम या इतनी अच्छी फौज को ताकत पहले कभी नहीं थी, जो कि ये मोदी जी के 2014 के आने के बाद सरकार, भारत सरकार या सॉरी फौज इतनी ताकतवर हुई है, उसको हम किसी भी तरीके से ये नहीं बोल सकते कि मोदी जी से पहले क्या आर्मी कमजोर थी क्या? तो मैं इसका बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं कि मैं 2-3 बार हम लोगों ने जब कश्मीर के बीच में आतंकवादियों के साथ या बॉर्डर के में बैठते थे तो पाकिस्तानी ये बोलते थे कि आपका देश तो दिल्ली से आएगा, हमारा देश जेब में है। मोदी के आने से बाद यही सबसे बड़ी बात बदली हुई है। 62 के युद्ध में मोदी जी नहीं थे। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि 62 के युद्ध के बीच में तभी तो हमने सेना ने बहुत बुरी तरह से मार खाई है। तो सेना ने मार खाई है 62 की लड़ाई के बीच में, सेना ने मार खाई है 62 के युद्ध में। मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा मैडम, हमारी 62 के युद्ध में भारतीय सेना ने मार खाई है। हाँ, उसमें थोड़े थी कमियां थी। 38,000 किलोमीटर चाइनीज सेना कैप्चर की हुई है आज भी। कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध नहीं, कारगिल युद्ध 1962 की बात कर रहा हूँ। कारगिल युद्ध में भी तो मोदी जी साहब नहीं थे। कारगिल युद्ध में भी बीजेपी में वाजपेयी जी थे, वाजपेयी सरकार थी उस समय भी, लेकिन आज भी किया। आप कह रहे हैं कि मोदी जी आए तो सेना सशक्त हुई है, बिल्कुल सच्चाई, इसको डिनाई नहीं कर सकते। उसको मोदी जी के आने से सेना बहुत सशक्त हुई है और मोदी जी ने पैसा भी दिया है, ये नहीं बोल रहे हैं। वो वन पेंशन में भी उन्होंने काफी पैसा दिया और वन रंग 2 में भी उन्होंने 23,000 करोड़ रुपए है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पैसे की, जो बांट हुई है पैसे की, वो सही तरीके से बांट नहीं की है, जो कि अधिकारियों बांटना तो रक्षा मंत्रालय को। मैं यही बोल रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी तो मोदी की है, अकाउंटेबिलिटी तो भारत सरकार की ही आएगी, उसमें हम ये नहीं कह सकते। अकाउंटेबिलिटी तो मोदी जी के नाम पे ही जाएगी। लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो कुछ ऐसा जो मैंने पहले डायलॉग बोला, सरकार तो आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। जो सिस्टम जो है वो जो नीचे बैठे हुए अधिकारी हैं, वो जो आपने फिल्म में भी देख लिया तो कैसे काम करते हैं, ऑर्डर ही नहीं मानेंगे, काम ही नहीं करेंगे, आप जैसे मर्जी चिल्ला लो। अभी उन्होंने बना दिया कि एक जो है एक आदमी को 22,000 रुपये पेंशन दे रही है, एक जवान है 18,000 पेंशन मिलती है उसको। मैम एक कर्नल जो है उसको 1,02,000, उसका डीएम लाओ तो दो हौलदारों के बेस पे तो उसकी पेंशन ही बन जाती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ही तो गलत मोदी तो नहीं कर रहा, जो नीचे उसके अधिकारी बैठे हैं, जो बाबू लोग बैठे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ जो सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं कि देश के बीच में, और इससे सेना का मनोबल कमजोर हो रहा है। ये जरूर है कि इससे जो डिस्ट्रीब्यूशन से हुआ है, जितने हम एक्सर्विस मैन बैठे, ये मैसेज जो सेना के अंदर काम कर रहे हैं जवान, उनके पास भी जा रहा है, उनका मैसेज भी, मनोबल जो है दिन प्रतिदिन गिर रहा है कि हमारे फौजी के साथ ऐसा हो रहा है, जब हम जाएंगे तो हमारे साथ कैसा होगा। तो इसलिए हम इस सरकार से मांगते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी इस OROP 2 में डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी भेदभाव है, इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दे। हमारा वॉइस ऑफ एक्सेसिबल सोसाइटी 2 हिस्सों में काम कर रही है, एक फाइनेंशियल रिलेटेड, एक नॉन फाइनेंशियल से रिलेटेड। फाइनेंशियल से रिलेटेड आप लोगों ने सुना होगा OROP, जिसमें OROP 1, 2 और उसके बाद MSP डिसेबिलिटी पर्सन, कितने डिस्क्रिमिनेशन है इसके अंदर। उसके बाद जो मोदी जी ने मैनिफेस्टो में 2019 के मैनिफेस्टो में सेना के लिए कहा था कि OROP को लागू किया जाएगा, OROP 2 को। मैं यही बोला कि लागू किया, मैं तो बोल उसमें एनिमलीज बहुत ज्यादा थी,
सख्तियां बहुत ज्यादा थी। उस टाइम भी हम लोगों ने इसके बारे में उठाया था, मुद्दा उठाया था। उसके लिए एक वन मैन कमीशन का भी नियुक्ति की गई थी नरसिम्हा राव जी के जस्टिस की, जो उस टाइम की रिपोर्ट थी उन्होंने लेके गए और ठंडे बस्ते में डाल दी। उस चीज को आज तक नहीं देखा गवर्नमेंट उठा के कि क्या विसंगतियां थी। उस जगह जगह घूमे थे जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी, पर उसके बारे में आज तक नहीं हुआ। उसके बारे में हुई खुशियारी कमेटी बनी थी उससे पहले, उसका भी कुछ नहीं हुआ। बाद में जो हमारे सिर पे ऐसे जबरदस्ती थोप दिया गया, उस टाइम भी विसंगति हुई, तो आज तक हमारे वो बात नहीं सुनी। और अभी OR2 भी OP2 5 साल बाद रिवीजन होना था, ये भी लेट हुआ है, उसमें तो और ज्यादा विसंगतियां कर दी। इसमें तो कई रैंकों को बिल्कुल छोड़ दिया, माइनस में ले दिया। तो किसके पास जाएं हम लोग? सरकार के पास ही रोएंगे। सर आप लोग कह रहे हैं, एक मिनट 1 सेकेंड, आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने सेना को सशक्त किया है, तो आज आप लोग यहाँ धरने पे क्यों बैठे हैं जब इतने सशक्त है? वही तो बात बोल रहे हैं मैडम कि 23,000 करोड़ रुपया जो वित्त मंत्रालय ने दिया, उसको जो है जितने भी एम्प्लॉइज है उसके ऊपर में सही तरीके से उसकी बात नहीं की गई। ऑफिसर्स के अगेंस्ट धरने पे बैठे हैं, ऑफिसर के अगेंस्ट में धरने पे बैठे हैं, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ अकाउंटेबिलिटी तो भारत सरकार की है ना, उसके बीच में सरकार भी इन्वॉल्व है। लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मोदी जी को कहीं ऐसा ना हो कि सिस्टम बदनाम कर रहा है, तो बैठ करके वो कि बहुत थोड़ी कहीं सिस्टम उनको बदनाम कर रहा है कि आप 87% पैसा जो 3% को दे रहे हो, वो 13% पैसा जो है 97% को दे रहे हो। भारत सरकार के बीच में सॉरी इंडियन आर्मी में 3% अफसर है और 97% जो है PVR। आप मैडम मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ आप समझते हैं कितनी है? आपका हमारी जो इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ है लगभग 14 लाख आदमी है, 14 लाख आदमी कर रहा, तो जिसमें सिर्फ 3% लगा लो, 14 लाख का कितने अधिकारी हुए? बाकी सब जो है ORGCs है। उन ORGCs से क्या भेदभाव हुआ है, इसलिए हम धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए। OROP जो है ये जो हमारे रैंक के जो हमारे आदमी है, वो जो है NCO ग्रुप है या GSO ग्रुप है, 40 से 50 साल के बीच में रिटायर्ड हो जाते हैं, जबकि अफसर को 58 साल में 68 साल, उसके बाद भी उनको 4-4 साल की DGR के थ्रू नौकरियां मिलती हैं, फिर दोबारा रीएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो किसको जरूरत थी OROP की? हमें जरूरत थी। जिनके बच्चे जब हम रिटायर्ड होते हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, हमें जरूरत है, जबकि उनको 4 साल की कर दी मोदी जी ने और सशक्तिकरण बढ़ाई है ना सर, और ज्यादा सशक्त हुई है। जो 4 साल के लिए बढ़ाई है उसका वही आपको सही है कि जो सेना सशक्त होगी ना, सशक्त होगी, सेना एक मिनट, सेना सशक्त नहीं हो सकती। हाँ जी, हाँ जी, सबसे क्योंकि एक साल में जो है एक सिविल आदमी को जो है ऐसी ढांचे में डालने के लिए 1 साल का कम से कम नहीं नहीं आप कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ अग्नि, मेरी बात सुन लीजिए। अग्निवीर जो बात बोल रहे हो आप, एक अग्निवीर जो बोल रहे हो आप, 1 मिनट, उसके बीच में जो है भारत सरकार की मैंने पहले स्ट्रेंथ बताई कि 14 लाख स्ट्रेंथ है, जिसके बीच में हमारी जो वैकेंसी एनुअल निकलती है वो 25% होती है। जो 25% वैकेंसी है उसको कोई नहीं छेड़ रहा है, कोई उसको कम नहीं कर रहा है, वो 25% उतनी ही रहेंगी। 75% जो आदमी है वो सेना से ट्रेन होकर के बाहर आएंगे, तो वो राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय हित में बात करें। मैडम वो बात जो है एक चीज और बता देता हूँ, अगर मान लीजिए सभी लोग बोलते हैं ना साहब मैडम, हमारे देश के अंदर 2.5 फ्रंट के ऊपर बार होगा, जब भी होगा। 2.5 फ्रंट का मतलब क्या है? 1 फ्रंट हमारा चाइना है और 1 फ्रंट जो हमारा पाकिस्तान है। जो आधा फ्रंट है वो आप अच्छी तरह से समझते हैं वो कौन है, और अंदर बैठे जो लोग उनको कौन सोचेगा? अब ऑपरेशन और बाहर की हिस्ट्री मत कीजिए, कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, इसके लिए बहुत बड़ी प्लान होती है। देश के बॉर्डर में सेना जो बॉर्डर पे लड़ती है, जो देश के अंदर है हमारे इंस्टीट्यूशन है, रेलवे ट्रैक है, IB बैंक है, हमारे बड़े बड़े पुल है, फैक्ट्री है। अगर बीच में से कोई ऐसी बात आई तो उनको कौन संभालेगा? लड़ाई लग जाए तो उनको संभालने के लिए कौन है? उसके लिए भी देश को सरकार को सोचना पड़ता है कि हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है रेलवे, जैसे अभी आपने देखा कि कितने जो ये हो रहा है, उस प्रकार के से भी सरकार को जो है, जैसे हम लोग बच्चे थे तो हमें NCC SSPB में ट्रेनिंग दी जाती थी, क्यों?
क्योंकि देश के अंदर जो ऐसे कोई सिचुएशन खड़ी हो जाए तो हम लोग उसमें काम कर उन बच्चों को उसकी सपोर्ट ले सकते हैं। अग्निवीर से युवा का फ्यूचर बर्बाद नहीं हो रहा। युवा फ्यूचर बर्बाद हो रहा, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन वो जो वैकेंसी 25% रहती है गवर्नमेंट की वो ऐसी है, 70% एडिशनल वैकेंसी है, ये एडिशनल है। मैं एक सवाल पूछूंगी कि अग्निवीर छोटी रैंक के लिए क्यों थी, सीडीएस के लिए क्यों नहीं बनाई? अधिकारी के लिए भी है, अधिकारी के लिए भी है। नहीं नहीं नहीं, मैडम एक सोर्स मैं बोल रहा हूँ अधिकारी सोर्स सर्विस कमीशन क्या है, सोर्स सर्विस कमीशन क्या है? 5 साल की कोई भी नहीं है, अधिकारी के लिए नहीं है, अधिकारी के लिए बात करो। सोर्स सर्विस कमीशन जो होता है वो 5 साल के लिए अधिकारी फौज में जाता है, वो पहले से है। 5 साल के लिए सोर्स सर्विस कमीशन में अधिकारी 5 साल के लिए जाता है, 5 साल के बाद वापस आ जाता है। यूपीएससी के जरिए एनडीए और सीडीएस बनते हैं, तो उसके अंदर तो मैंने कभी नहीं देखा। मैडम फौज के बीच में 6-7 प्रकार के कमीशन है, आपको पता नहीं होगा। एक एनडीए होता है, एक ऐसे एसीसी होता है, एक सोर्स सर्विस कमीशन होता है, एक स्पेशल कमीशन होता है, एक आरसी कमीशन होता है, एक जो सोर्स सर्विस कमीशन होता है वो इक्वल है अग्निवीर, ये 5 साल सर्विस करता है अधिकारी और आके सिविल में आ जाता है। लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि अधिकारियों के लिए 100% प्लेसमेंट है, जो भी अधिकारी जाता है सेना के बीच में आफ्टर रिटायर 5